बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम बीएस के प्रोग्राम के जो हमारी क्लासेस हैं उनमें चैप्टर नंबर 5 जो उसका लास्ट चैप्टर्स है उसका लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर्स है ये ज़्यादातर लिंक कर रहा है कोलिजन से मुतल्लिक। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि कोलिजन होती क्या है और फिर कोलिजन्स की मुख्तलिफ टाइप्स जो हैं वो क्या हैं, और फिर इस कोलिजन के बाद जो इम्पल्स क्रिएट होता है और मोमेंटम में चेंजेस आती हैं उनका क्या लिंक्स है। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा इससे मुतल्लिक होगा। तो सबसे पहले हम बेटा ये देखते हैं कि ये इम्पल्स कोलिजन क्या चीज़ है। तो जब एक बॉडी मूव करते करते दूसरी बॉडी के साथ आकर टकराव करती है तो इस अमल को कोलिजन कहते हैं। अब बड़ा ये सिंपल सा लफ्ज़ था, तो मैंने ये क्यों समझाने की कोशिश की कि वो बॉडी दूसरी बॉडी से आकर टकराएगी तो इसको कोलिजन कहेंगे। बेटा बेसिकली ये समझने की ज़रूरत है कि कोलिजन का अमल उस वक्त हो सकता है जब दो बॉडीज़ में से किसी न किसी बॉडी में तो कम अज़ कम मोशन होनी चाहिए। अगर तो दोनों के अंदर है दैट इज़ द गुड, अदरवाइज़ एक के अंदर तो कम अज़ कम ज़रूर मोशन होनी चाहिए। और जब किसी बॉडी में मोशन जैसे प्रॉपर्टी जनरेट होती है तो उस बॉडी में दो पैरामीटर्स सामने आ जाते हैं, एक होता है मोमेंटम और दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी, जबकि रेस्ट वाली बॉडीज़ के अंदर ये चीज़ें मौजूद नहीं होती। इट मीन्स जब कोलिजन होती है तो ये दो पैरामीटर्स एक्टिव पार्ट किरदार अदा करते हैं, जैसा कि काइनेटिक एनर्जी और दूसरा क्या होगा मोमेंटम। इसी बुनियाद के ऊपर जब कहा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कोलिजन, तो हम पीछे एफएस भी पढ़ते हैं कि इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन इज दैट कोलिजन इन विच द मोमेंटम आल्सो रिमेन सेम बट काइनेटिक एनर्जी आल्सो रिमेन सेम। यानी कि मोमेंटम तो सेम रहता ही है मगर काइनेटिक एनर्जी बिफोर ए कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन ऑलवेज रिमेन सेम। इट मीन दिस कोलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन्स। In other case, when momentums remain same but kinetic energy does not remain same, that collision is called inelastic collisions. So ये जो कोलिजन्स की हम डिस्टिंग्विश करते हैं, ये कोलिजन को सेपरेट करते हैं, इसका रेफरेंस क्या है, ये किस बेस पे करते हैं? इट इज़ बेस ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, देयर आर एनर्जीज। तो एनर्जी के बेस के ऊपर अगर कोलिजन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो कितनी टाइप्स हैं? दो, एक है इलास्टिक कोलिजन और दूसरी कौन सी है? इनइलास्टिक कोलिजन। तब ये मैंने मेंशन किया कि मोमेंटम कांस्टेंट बट काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन्स। मोमेंटम इज कांस्टेंट बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन इनइलास्टिक कोलिजन की ये दोनों टाइप्स हैं, इनकी बुनियादी वजह रेफरेंस ऑफ एनर्जी है। हम एनर्जी की रेफरेंस के ऊपर हम इसकी दो टाइप्स लेते हैं। तो लिहाजा को पूछेगा कि एनर्जी की बुनियाद के ऊपर कोलिजन की कितनी टाइप्स हैं, तो हम क्या बताएंगे? दो। कौन कौन सी? इलास्टिक और इनइलास्टिक। क्या इसके अलावा भी हैं? यस। ये नीचे देखते हैं, टू टाइप ऑफ आल्सो कोलिजन, यानी कोलिजन की भी दो टाइप्स बोली जाती हैं। इनका रेफरेंस क्या है? इन देयर डायरेक्शंस। उनके जो कोलिजन के अमल में डायरेक्शन से किरदार अदा कर उसके मुताबिक भी दो टाइप्स हैं। इधर एनर्जी का किरदार नहीं है। और ये कौन सी दो टाइप्स हैं? एक का नाम है डायरेक्ट कोलिजन्स और दूसरी का नाम क्या है? ऑब्लीक कोलिजन्स। तो हमको पूछे कि ये कोलिजन के जो डायरेक्ट और ऑब्लीक हैं ये किस बेस के ऊपर हमने टाइप्स डिवाइड किए हैं, तो ये टाइप्स बेस करती हैं किस पे? डायरेक्शंस के ऊपर। लिहाजा when the directions of the motions of the two colliding bodies is along the common normal at the point of contact, कि जब वो एक ही कॉमन कंटेक्ट के साथ होती हैं उनका कंटेक्ट एक ही नॉर्मल के साथ रिप्रेजेंट होता है और उस कोलिजन के इस अमल को हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट कोलिजन का नाम दें, जिसको नॉर्मली हेड ऑन कोलिजन भी कह सकते हैं। ज़रा समझते हैं, ये बॉडीज मूव कर रही हैं, दोनों यहाँ टकराती हैं जाती हैं, इन दोनों के पॉइंट ऑफ कंटेक्ट के ऊपर भी वही लाइन और वही नॉर्मल ड्रा होता है और इसके बाद भी वही ड्रा होता है। इसका मतलब टकराने के बाद उसी डायरेक्शन को बरकरार रखती चल पड़ती हैं। इसको हम लोग हेड ऑन कोलिजन्स भी कह देते हैं और इसका बेसिक साइंटिफिक नेम होता है डायरेक्ट कोलिजन्स। इसके बाद दूसरी कोलिजन्स है ऑब्लीक कोलिजन्स। इसमें कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ द मोशंस ऑफ द बॉडीज इज नॉट अलोंग द कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। जो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट उसके नॉर्मल के साथ कॉमन नहीं होता। जस्ट लाइक दिस, एक बॉडी इधर से मूव कर रही है, एक इधर से आ रही है, टकराने के बाद दोनों ऐसे हो जाएं एट द डिफरेंट एंगल्स। देखिए ये दोनों 0 डिग्री पे चल रही थी और ये एट ए सम एंगल अदर देन 0। जब ये कोलिजन करेंगी तो इसमें एक स्केटिंग का अमल पैदा होगा, दैट इज कॉल्ड क्या होगा? ऑब्लीक कोलिजन्स। तो ऑब्लीक और डायरेक्ट कोलिजन्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस हैं और जो हमारी इलास्टिक और इनइलास्टिक ऑन द बेसिस ऑफ क्या होते हैं? एनर्जीज रहते हैं। तो यूँ हम कोलिजन की टाइप्स को पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें हमने जिक्र करना है आज के टॉपिक्स में, वो है मोमेंटम एंड इम्पल्स। तो बेटा नॉर्मली आप लोगों ने ये बात पढ़ी है कि मोमेंटम एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी बॉडी में मोशन में पाई जाती है। इसकी सिंपल डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ द मास
एंड द लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। पहले तो हम इसको यूं डिफाइन कर देंगे, फिर इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या इसकी यूनिट होती है न्यूटन इंटू सेकंड। ये दोनों यूनिट के सामने इसको पुकार सकते हैं। कंसीडर ए फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इन द टाइम t1 टू t2। t1 के ऊपर हमने अप्लाई किया, t2 तक हम फोर्स को अप्लाई करते जाते हैं, यानी 1 सेकंड से 3 सेकंड तक अप्लाई करते जा रहे हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ इन द टर्म ऑफ मोमेंटम, जो कि आपने एफएससी सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर में स्टडी किया होता है। एफ इज इक्वल टू डी ओवर डी टी, इसको वहाँ एफएससी में हम लिखते हैं एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। इन द केस ऑफ डिफरेंशियल डेरिवेटिव फॉर्म के अंदर डी पी ओवर क्या होगा डी टी। तो अगर हम इसमें से सेपरेट करते हैं तो डी टी मल्टीप्लाई करते हैं एफ के साथ और डी पी, ये क्वेश्चन आएगा। चूंकि ये इंस्टेंट अमल है और हम पूरे अमल को स्टडी करना चाहते हैं, देन वो इंटीग्रेट ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशंस। हम इक्वेशन के दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर लेते हैं। जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन पी आई टू पी एफ, इनिशियल मोमेंटम टू फाइनल, और एफ चूंकि कांस्टेंट है, और डी टी t1 से लेके क्या होगा t2। नाउ डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव इंटेग्रल एक दूसरे के अपोजिट फंक्शंस हैं, लिहाजा डेरिवेटिव इंटेग्रल खत्म होकर सिर्फ p रह जाएगा, और p की लिमिट होगी p(i2) के p(f), यहाँ वैल्यूज हमारे पास बरकरार रहेगी। ये चूँकि फोर्स भी टाइम डिपेंडिंग है और dt दो वेरिएबल्स के तौर पे है, लिहाजा हम यहाँ टाइम को इंटीग्रेट नहीं कर रहे, क्योंकि ये दोनों वेरी करने वाली चीज़ें हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड्स कर रहे हैं। लिहाजा पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू सेम वैल्यू फैक्टर्स है, पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू दिस जे। व्हाट इज द जे? जे इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड टाइम, एंड दिस प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड टाइम इज आल्सो कॉल्ड इम्पल्स। It means now we represent the J is called impulse. So change of momentum is equal to impulse. It means momentum not equal to impulse. It means change of momentum equal to impulse. तो प्रैक्टिकली कैसे देख सकते हैं impulse में? तो बेटा अगर गाड़ी मूव करती जा रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो गाड़ी के अंदर मोमेंटम है मगर इम्पल्स नहीं है। उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वो मूव कर रही है, मोमेंटम है मगर उसमें इम्पल्स नहीं है। गाड़ी अचानक टर्न लेती है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। गाड़ी ब्रेक लगाते उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, गाड़ी स्पीड बढ़ाते उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। जैसे उसकी वेलोसिटी चेंज होती है मोमेंटम चेंज होता है, और जैसे ही मोमेंटम चेंज होता है गाड़ी को के अंदर मौजूद पैसेंजर को झटका फील होता है, और वो जो झटका है वो ड्यू टू इम्पल्स होता है। वो जो धचका सा लगता है वो इम्पल्स कहलाता है। तो गाड़ी जब कौन से वेलोसिटी से जाती है तो मोमेंटम तो होता है मगर इम्पल्स नहीं होता। जब गाड़ी की वेलोसिटी चेंज होती है तो मोमेंटम चेंज होता है, और चेंज ऑफ मोमेंटम से क्या पैदा होता है? इम्पल्स। इस वजह से कंसेप्ट ये है कि इम्पल्स इज इक्वल टू एफ ज़रा डेल्टा टी, विच इज इक्वल टू क्या होगा? इम्पल्स। दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ क्या होगा? मोमेंट। अब एक छोटा सा पॉइंट आता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इसमें यह कहता है कि इम्पल्स ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यूरिंग द गिवन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग दैट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। किसी फोर्स के नतीजे में जो इम्पल्स क्रिएट होती है वो उस बॉडी के अंदर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम्स है उसके क्या चल जा रही है? बराबर। सो जो चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज ऑफ क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होगा? मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। अगर फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई करें तो फिर कंसेप्ट आता है कि चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। नो दिस फंक्शन, ये दिस फार्मूला इज कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहलाता है। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं इस हिस्से में। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फोर्स एंड टाइम, यानी इम्पल्स है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। नाउ वी ड्रा ग्राफ बिटवीन द एफ एंड टी, और ग्राफ का जो एरिया होगा ये वाला, इसको मैंने यहाँ रेड से शो किया और यहाँ भी शो देख सकते हैं। दिस एरिया ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स ऑफ द फोर्स। इट मीन्स जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना इम्पल्स ज़्यादा होगा। अब जब बेटा इस इम्पल्स को स्टडी करते हैं तो जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आएंगे वो क्या होंगे? ये सवाल पूछा जाता है कि अगर क्रिकेट का खिलाड़ी जब कैच को पकड़ते हैं तो अपने हाथ में बॉल को पकड़ते हाथ को पीछे क्यों खींचता है? उसकी क्या रीज़न होती है? तो उसकी एक रीज़न पूछी जा सकती है। हम हेलमेट पहनते हैं तो हेलमेट पहनने से हम इंजरी से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैसे इंजरी से बचा जा सकता है? इसी तरीके से सीट बेल्ट का क्या किरदार है? इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ करें हम रबर बुलेट का इस्तेमाल करते हैं और लेड बुलेट का इस्तेमाल करते हैं तो रबर बुलेट कम नुकसान करती है, लेड वाली जो है वो ज़्यादा नुकसान करती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस? इन सब के अंदर बेटा एक ही कंसेप्ट डेवलप होता है, वो है इम्पल्स। अब ज़रा इस बात को हमने समझना है कि जो इम्पल्स है जिसको जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं वो है फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट। अब इसमें जो इम्पल्स है या जो वैल्यूज है इसको तो हम नहीं चेंज कर सकते। ये तो फ़र्ज़ करें ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन लेट से एक एरिया है और इस एरिया की कीमत लेट से 10 है। अब ये 10 बेटा इस तरीके से भी हो सकता है कि 5 × 2 विल बी इक्वल टू 10। इट मीन यहाँ फोर्स की मिकदार 5 है और टाइम की मिकदार 2 है। इसका आंसर क्या आता है? 10। अगर वो इम्पल्स उतना ही रखना है और इम्पल्स हम नहीं चेंज कर पा सकते, सो इम्पल्स की कीमत अगर 10 रखते हैं
तो फोर्स की कीमत 2 रखें तो टाइम की कीमत क्या होगी 5 विल आल्सो 10। इट मीन इम्पल्स हम नहीं चेंज कर रहे हैं, हमने कंसेप्ट ये इस्तेमाल किया कि टाइम की वैल्यूज जब 2 रखी यानी कम रखी तो फोर्स की वैल्यूज क्या शो हो रही थी ज़्यादा, और जब हमने टाइम को 2 से बढ़ा के 5 पे ले गए तो हमारे पास फोर्स की मिकदार क्या होगी, कम होगी। तो हाथ पे जो चोट लगती है बॉल पकड़ते हुए, ये हेलमेट पहने हुए जो शख्स खुदा न खासा गिरता है तो उसके सर पे जो चोट लगती है वो इस फोर्स की वजह से लगती है। तो जो गिरने का अमल है वो तो होना ही होना खुदा न खास्ता। अगर एक हादसा हो रहा है, बंदा गिर रहा है, तो एक के सर पे हेलमेट है, एक के सर के ऊपर हेलमेट नहीं है, तो हेलमेट वाला क्यों सेफ रह जाता है कि हेलमेट वाला जब ज़मीन पे गिरने लगता है तो हेलमेट के अंदर मौजूद जो फोम या स्प्रिंग है वो उसके ज़मीन से टकराने का जो टाइम ऑफ कोलिजन है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज़ करता है। जब टाइम ऑफ कोलिजन इंक्रीज़ करता है तो उसकी बॉडी के ऊपर, सर के ऊपर फोर्स का इफेक्ट कम हो जाता है और डैमेजिंग क्या होती है, कम। कंपैरेटिव उस शख्स के जिसने हेलमेट नहीं पहना, उसका जब सर ज़मीन से टकराता है तो वो कम टाइम में टकरा जाता है, उसको वो वक्फा ही नहीं मिलता, लिहाजा फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इम्पल्स तो वही है, क्योंकि एक ही जैसी बाइक से गिर रहे हैं, 2 पैसेंजर्स एक ही बाइक के ऊपर बैठे एक ही जैसी हाइट से गिर रहे हैं, तो ज़ाहिर इम्पल्स तो दोनों को सेम प्रोवाइड हो रहा है। मगर सवाल ये है कि हेलमेट वाला क्यों बच जाता है और दूसरे वाला क्यों डैमेज हो जाता है। तो हेलमेट वाला इसलिए बच जाता है कि हेलमेट गिरने के दौरान ज़मीन के ऊपर जिसका सर टकरा रहा होता है उसके टकराने का जो टाइम ऑफ कोलिजन है उसको इंक्रीज़ कर लेता है। जब टाइम ऑफ कोलिजन इंक्रीज़ कर जाए तो फोर्स क्या कर जाती है, कम, और जब फोर्स कम हो जाती है तो डैमेज होने से क्या होता है, बच जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहेंगे। एक बात याद रखिएगा, इम्पल्स की यूनिट वही होती है जो मोमेंटम की यूनिट है। जैसे आप लिखते हैं ना कि इम्पल्स J इज़ इक्वल टू F इंटू क्या है T, तो फोर्स है न्यूटन इंटू सेकेंड, ये इसकी क्या होगी यूनिट, और न्यूटन टू सेकेंड यही यूनिट किसके हमारे पास आती है, मोमेंटम की। लिहाजा यूनिट के लिहाज से, डायमेंशन के लिहाज से इम्पल्स और मोमेंटम आर सेम। एक बात क्लियर होनी चाहिए। सेकंडली वो सवाल पूछते हैं कि इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर, तो बेटा इम्पल्स बुनियादी तौर पे इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड टाइम। मगर फोर्स एक वेक्टर मिकदार है, टाइम स्केलर है, तो अगर किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वेक्टर ही रहता है, तो इम्पल्स आल्सो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो कि इनिशियली हमने कोलिजन और उसकी बेसिक चीज़ को स्टडी किया है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।